Hello everyone. Today I am going to discuss the concept of order for maintenance of wives, children and parents. आज जिस टॉपिक का जिक्र आपके साथ किया जाएगा वो टॉपिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 125 से गवर्न करता है। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो बेसिकली ये बताता है कि एक व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको सबसे पहले दो चीज़ें समझनी होंगी कि सेक्शन 125 जो कि सीआरपीसी का है, वहाँ पर दो शब्दों पे साफ साफ ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि दैट पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मीन्स, दैट मीन्स जिस व्यक्ति से हम मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा या पर्याप्त माध्यम होने चाहिए ताकि वो आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। और रहा सवाल दूसरा, तो वो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस की डिमांड को कर रहा है वो व्यक्ति इस काबिल ना हो कि अपने आप को मेंटेन कर सके। दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अर्थात एक तरफ हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति से हम मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं उसके पास पर्याप्त साधन हो ताकि वो आपको बेहतर तरीके से मेंटेन कर सके। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है जो कि असमर्थ है या इनकैपेबल है या अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में वो कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं या वो कौन कौन से लोग हैं जो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे तो करेंगे किससे। अगर आप सेक्शन 125 को थोड़ा बारीकी से पढ़ें तो वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ओनली द हस्बैंड विल हैव टू पे द मेंटेनेंस, ओनली द फादर विल हैव टू पे द मेंटेनेंस, ओनली द मदर विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस। वहाँ पर साफ साफ एक वर्ड का जिक्र किया है और वो शब्द है एनी पर्सन, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं किसी दूसरे व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन कि वो उन लोगों को मेंटेन करे जिनका जिक्र सीआरपीसी के सेक्शन 125 में किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो हेडिंग है वो साफ साफ कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर शब्द वाइफ नहीं है बल्कि वाइफ्स है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की शादी 1955, दैट मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट जब हमारा इन्फोर्स हुआ था उससे पहले भी अगर किसी की शादी हुई है और उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो अपनी सभी पत्नियों को मेंटेन करेगा। दूसरी बात यहाँ पर कही जाती है बच्चों से रिलेटेड। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चों को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज द टर्म ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि आपकी जायज़ संतान। दूसरा पार्ट डील करता है इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि नाजायज़ औलाद। और इसका थर्ड पार्ट डील करता है आपके पेरेंट्स से, यानी कि माता पिता। अगर हम सेक्शन 125 के क्लॉज 1 को देखें तो क्लॉज 1 के अंदर 4 क्राइटेरियाज बताए गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी किन किन लोगों को मेंटेन करने की होती है। क्लॉज 1 के
सब क्लॉज ए में कहा गया है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अर्थात एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे, बशर्ते अगर उसकी पत्नी इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके तो ही। दैट मीन्स if the wife having sufficient means, if she is earning very well, वो बहुत अच्छा कमा रही है, उसके पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त माध्यम है, और वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड के पास ना तो पर्याप्त पैसा है, ना ही उसके पास पर्याप्त साधन है, और ना ही वो इतना टेक्निकली साउंड है, तो इस आधार पे द कोर्ट कैन नॉट कंपेल टू द हस्बैंड कि नो, जस्ट बिकॉज ऑफ हस्बैंड दिस इज योर ड्यूटी टू मेंटेन योर वाइफ। यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो हस्बैंड हो और वाइफ हो, दोनों ही व्यक्तियों के फाइनेंशियल स्टेटस को, उनके पर्सनल स्टेटस को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद ही कोर्ट किसी निर्णय पर पहुँचता है। क्लॉज 1 का ही सब क्लॉज बी जो है ये बात करता है आपके माइनर चिल्ड्रन की। अब यहाँ पर माइनर जो शब्द है ये गवर्न होता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आपका बच्चा माइनर है, चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो आपका या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगेन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी कि अनटिल एंड अनलेस दैट चिल्ड्रन विल नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आपकी मैरिड बच्चे ही इंक्लूड क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फोकस ये करना है कि माइनर, दैट मीन्स द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इट डजेंट मैटर कि वेदर दैट चाइल्ड इज मैरिड और नॉट। जैसा कि हमें पता है कि कुछ कस्टम्स यहाँ पर बचपन में ही शादियाँ करवा दी जाती थी, तो वहाँ भी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। जब तक आपका वो बच्चा मेजॉरिटी की एज को कंप्लीट नहीं कर लेता है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये बात करता है क्लॉज बी की, जहाँ पर साफ साफ कहा गया है बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, ये मैटर नहीं करता है। बच्चा मैरिड हो या नॉट मैरिड हो, ये भी मैटर नहीं करता है, लेकिन बच्चा माइनर होना चाहिए, और जब तक वो माइनर है दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी कि आप उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे। अगर हम इसी के सब क्लॉज सी की बात करें तो ये बताता है कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आपका बच्चा भले ही मेजर क्यों ना हो जाए, फिर भी दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू मेंटेन दैट चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ दैट पर्सन हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, बट द बेसिक रीज़न इज़ दैट ड्यू टू सम काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल abnormality that children is not able to maintain themselves। अर्थात अगर वो बच्चा किसी शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता की वजह से अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है या कैपेबल नहीं है, तो बीइंग एज अ फादर, बीइंग एज ए गार्जियन, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे को मेंटेन करेंगे, इवन दो कि वो मेजॉरिटी की एज क्रॉस कर चुका है या वो मेजॉरिटी की एज को अटेन कर चुका है। यहाँ भी बात की गई है, एक ब्रैकेट लगाया गया है छोटा सा, जहाँ पर जिक्र किया गया है नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। इसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। मैरिड डॉटर का संबंध यहाँ पर ये है, अगर हम हिंदू लॉ को देखें तो वहाँ पर जो इंडियन गार्जियनशिप एक्ट है वो बताता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो उस केस में शादी के बाद उसका लीगल गार्जियन कौन कहलाएगा। तो वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि ऐसी परिस्थिति में
उनके जो लीगल गार्जियन होते हैं वो उनके हस्बैंड होते हैं। तो यहाँ पर इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि इंक्लूडिंग नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, दैट मीन्स मैरिड डॉटर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जिस डॉटर की शादी हो गई है वो अपने ससुराल जा चुकी है। लेकिन अगर उस मैरिड डॉटर के अलावा कोई अनमैरिड बच्चा आपके घर में है, अपनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, आप उसके गार्जियन हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ दैट कि दैट पर्सन हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब इसका जो क्लॉज डी है वो बात करता है आपके माता पिता से रिलेटेड। दैट मीन्स दिस इज द अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एवरी पर्सन कि ही विल हैव टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। अर्थात हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता को भी मेंटेन करे। लेकिन अगर हम इन चारों क्लॉजेस को गौर से देखें तो इन चारों क्लॉजेस में एक कॉमन चीज़ आ रही है, और वो चीज़ क्या है कि अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी परिस्थिति की वजह से, चाहे मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, चाहे टेंडर एज हो, चाहे फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो, चाहे वो काफ़ी छोटे हों, जिस वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में सामने वाला व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, सोर्सेस हैं, उससे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन सभी लोगों को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो फाइल होगी कहाँ पर। ये एप्लीकेशन फाइल होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट के अंदर। दैट मीन्स इफ द पर्सन who is unable to maintain themselves, so that person can file application under section 124 of the Code of the Criminal Procedure 1973 before the Court of Judicial Magistrate First Class. After seeing the application, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ दिस इज़ द फिट केस फॉर द मेंटेनेंस, तो वो रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व कर देता है कि आप हमें ये बताइए कि आपसे हम क्यों ना कहें कि आपको पिटिशनर को मेंटेन करना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर पिटिशनर ने एप्लीकेशन फाइल की है तो जाहिर सी बात है वो क्लॉज 1 के 4 में से किसी न किसी एक कैटेगरी में तो फॉल कर ही रहा होगा। दैट मीन्स शायद वो इस काबिल ना हो कि अपने आप को मेंटेन कर सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फाइल की जाती है कहाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, जहाँ पर एप्लीकेशन को रीड आउट करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है अलाउंसेस की, जिसको हम नाम देते हैं मेंटेनेंस। इन द ईयर ऑफ 2001 एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से मेंटेनेंस का जो अमाउंट है उसको फिक्स जो पहले था वो कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अदरवाइज 2001 से पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस जो था वो फिक्स था 500 रुपये मंथली। अर्थात अगर 2001 से पहले के सिनेरियो को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 500 रुपये मंथली मेंटेनेंस या अलाउंस का ही ऑर्डर कर सकता था। लेकिन 2001 के बाद इसमें चेंजेस आए। अब ये डिसाइड किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल हैव टू अप्लाई देयर ओन माइंड एंड ओनली आफ्टर दैट ही विल फिक्स द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस। वो वर्तमान की परिस्थितियों को देखेगा, वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखेगा, दोनों के ऊपर लायबिलिटीज़ को भी देखेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट रिस्पोंडेंट को पे करना चाहिए पिटिशनर की एप्लीकेशन के बेसिस पर। ये बात करती है आपकी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। लेकिन यहीं पर
एक प्रोवाइज़ो और भी ऐड किया गया है, और वो प्रोवाइज़ो क्या कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की गई। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि जो मैरिड डॉटर होती हैं उसका लीगल गार्जियन होता है उसका हस्बैंड। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ। लेकिन अगर वो जो मैरिड डॉटर है अगर वो माइनर है और उसका जो हस्बैंड है उसके पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपनी वाइफ को मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ओवर द शोल्डर ऑफ देयर पेरेंट्स। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू मेंटेन हर मैरिड डॉटर until she attain the age of majority। अर्थात जब तक उनकी बेटी जिसकी शादी उन्होंने कर दी है लेकिन उसके पति के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन कर सके, तो ऐसी परिस्थिति में ये उस पिता और माता की जिम्मेदारी बनती है, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक उनकी मैरिड डॉटर एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेंड नहीं कर लेती है, वो मेजर नहीं हो जाती है, तब तक आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी ड्यूटी किसकी है, उसके हस्बैंड की। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड किसी भी वजह से मेंटल एबनॉर्मेलिटी, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर वो नाकामयाब होता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने में, उसके बाद ही उसके मदर और फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। दैट मीन्स उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। अब वी नो दैट वेरी वेल कि मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होती है इसको कोर्ट में डिसाइड होने में काफ़ी लंबा वक्त कभी कभी लग जाता है। इतना लंबा वक्त लग जाता है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कोई इसका फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस व्यक्ति ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में, वो 2 साल तक क्या करेगा, वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करेगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, लिटिगेशन का खर्चा वो कैसे बियर करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैटर पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट का जब तक फैसला आ नहीं जाएगा तब तक मेंटेनेंस का ऑर्डर आपको मिलेगा नहीं, और जब तक मेंटेनेंस का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा पैसा भी नहीं मिलेगा, तो तब तक आप करेंगे क्या। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 125 में ये भी प्रावधान दिया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 125 अगर आप चाहें तो फ्रॉम द सेम डेट आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन को साथ में अटैच करके लगा सकते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस में नॉर्मली 2 चीज़ों की डिमांड की जाती है कि जब तक हमारा ये फाइनल मेंटेनेंस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक हमें एक इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए। दूसरी बात, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम लीगल प्रोसीडिंग का खर्चा भी उठा सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, that application must be disposed of within the period of 60 days from the date of the notice to the respondent। यानी कि जिस डेट को पिटिशनर ने सेक्शन 125 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की है और उस एप्लीकेशन की कॉपी जैसे ही रिस्पोंडेंट को रिसीव करवा दी जाती है, चाहे इन पर्सन रिसीव करवाई जाए चाहे वाया पोस्ट रिसीव करवाई जाए, तो उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा फाइनल डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कि भले ही इसका ट्रायल थोड़ा लंबा चले, पेंडेंसी हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको इंटरिम मेंटेनेंस इनको देना ही पड़ेगा। और जो लीगल एक्सपेंसेस इनका लग रहा है, किसका, पिटिशनर का लग रहा है, उसकी कॉस्ट भी आपको एक पे करनी होगी पिटिशनर को। तो ये बात करता है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, जहां पर ये कहा जाता है
कि आपके फाइनल एप्लीकेशन को डिसाइड होने में जहां एक तरफ लंबा वक्त लग जाता है और उस दौरान पिटिशनर को कोई असुविधा ना हो, इनकन्वीनियंट ना वो फील करे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करिए। जिस डेट को वो रिस्पोंडेंट को रिसीव हो जाएगा उस डेट से लेकर विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज आपके इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया जाता है और एक तयशुदा रकम फिक्स कर दी जाती है जो कि आपको भत्ते के रूप में या अलाउंसेस के रूप में या मेंटेनेंस के रूप में हर मंथ आपको दी जाएगी। ये बात करता है आपका इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हम माइनर किसे कहेंगे और वाइफ हम किसे मानेंगे। तो माइनर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि माइनर की जो एज है वो एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत ही गवर्न करेगी। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है वाइफ का। वाइफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि वो आपके साथ अभी भी पत्नी के संबंध में रह रही हो साथ में। अगर उसने आपसे डाइवोर्स भी ले लिया है या आपका उसका डाइवोर्स कंप्लीटली हो चुका है और उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है तो भी वो आपकी वाइफ ही मानी जाएगी, भले हम उसको डाइवोर्स्ड वाइफ क्यों ना कहें। तो यहाँ पर वाइफ के अंदर दो कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं, पहला डाइवोर्स्ड वाइफ और दूसरा डाइवोर्स्ड वाइफ जिसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। तो जब तक डाइवोर्स्ड वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती है तब तक दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड, या आप इसको हस्बैंड भी कह सकते हैं, कि वो अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को मेंटेन करेगा तब तक जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि इतना तो चलिए हमें पता चल गया कि इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो आपकी 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी और फाइनल जो मेंटेनेंस है उसमें टाइम भी लग सकता है। क्या टाइम लगेगा वो आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए ऑनरेबल कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर भी दिया तो जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो आपको किस डेट से मिलेगा? उस डेट से मिलेगा जिस डेट को ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है, या उस डेट से मिलेगा जिस डेट को आपने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दाखिल की है। तो ये कोर्ट डिसाइड करती है कि फ्रॉम व्हाट डेट द पिटिशनर विल गेट द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस, आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन और आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। यानी कि दो तारीखें होती हैं, एक तो जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से भी कोर्ट डिसाइड कर देती है ठीक है आपको आज से अपने पिटिशनर को या जिस इंसान को आपको मेंटेनेंस देना है आपको उनको मेंटेन करना है, या कोर्ट पिछली डेट से यानी कि वो तारीख जिस तारीख पे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी उस डेट से भी मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकती है। ये टोटली कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये कहा जाता है जिसका जिक्र सेक्शन 3 में कहा गया है कि जब कभी भी कोर्ट कहती है हस्बैंड को या पेरेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को कि आपको इन लोगों को मेंटेन करना है बिकॉज ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जो आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं और ये आपकी लीगल ड्यूटी भी है कि आप इसको मेंटेन करें, तो कोर्ट जाहिर सी बात है मेंटेनेंस का अमाउंट भी फिक्स कर देगी और मेंटेनेंस की एज डेट भी फिक्स कर देती है कि आपको हर महीने की इस तारीख पर इनको पेमेंट करनी है। वो फिक्स होता है, अमाउंट भी फिक्स होता है और डेट भी फिक्स होती है। हाँ, अगर परिस्थितियों में चेंजेस आते हैं तो कोर्ट उस अमाउंट को वेरी भी कर सकती है, ऊपर नीचे किया जा सकता है और डेट भी थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया तो ये एक अच्छी खबर नहीं होती है रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि आपको हर महीने की इस तारीख को पिटिशनर को इतना पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस,
सपोज करिए आप नहीं देना चाह रहे हैं, या आपने 6 महीने लगातार पैसे दिए, 7वें महीने आपका मूड नहीं किया देने का, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे भी नहीं थे। अब पिटिशनर को तो पैसा चाहिए। अब वो क्या करेगा? अब वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा कि यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ था रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, उस ऑर्डर का कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। इमीडिएटली कोर्ट क्या करती है? वारंट इशू कर देती है। और यहाँ पर साफ रूप से कहा गया है कि अगर आप किसी भी 1 महीने का मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 1 महीने की सजा होगी। दैट मीन्स 1 मंथ इम्प्रिजमेंट। यानी कि अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को या अपनी पत्नी को ही अगस्त महीने में मेंटेनेंस का अमाउंट पे करना था, पूरा अगस्त निकल गया, आपने मेंटेनेंस पे नहीं किया, सितंबर भी निकल गया, आपने पे नहीं किया। इन द मंथ ऑफ सितंबर मिड योर वाइफ फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट। कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई अगस्त का मेंटेनेंस तो आया नहीं है, सितंबर भी बीत गया और आपकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया कि आखिर आपका मेंटेनेंस आया तो आया क्यों नहीं। अगर उसके बाद भी आप मेंटेनेंस का ऑर्डर पे कंप्लाई नहीं करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट आपको 1 महीने की जेल की सज़ा दे देती है। अब आप 1 महीने जेल में आराम से बैठिए। अगर आपको जेल से निकलना है तो आपको उस मंथ का मेंटेनेंस का अमाउंट पे करना होगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को सजा हुई है 1 महीने की ड्यू टू द डिफ़ॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस, अगर मान लीजिए जेल के अंदर वो 10 दिन रहा, 11वें दिन उसने मेंटेनेंस का पैसा भिजवा दिया, तो इमीडिएटली विद द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक 2 से 3 दिन के अंदर उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने वो मेंटेनेंस का पैसा पे नहीं किया तो पूरा का पूरा 1 महीने उसको जेल में बिताना होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट प्रेस्क्राइब्ड की गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC, डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट। ये फिक्स है, 1 महीने की सजा या तो आप बिताइए जेल के अंदर और या तो जल्द से जल्द आप पैसा पे कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना भी आपको पड़ेगा। अब सपोज करिए आज है 2021, महीना है अप्रैल, जून के मंथ में एक वाइफ को अपने पति से जो मेंटेनेंस मिलना था वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिला। अब सवाल ये है कि इस जून का जो मेंटेनेंस उसको क्लेम करना है उसको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग फाइल करने के लिए उसके पास कितना वक्त है। क्लॉज ये कहता है कि आपके पास लिमिटेशन पीरियड है मैक्सिमम 1 साल का। दैट मीन्स अगर आपका सन 2021 का जून मंथ का या अप्रैल मंथ का मेंटेनेंस का अमाउंट बाकी है तो सन 2022 में जून से पहले पहले अगर आप चाहती हैं कि आपको जून मंथ का या अप्रैल मंथ का मेंटेनेंस का अमाउंट मिले तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसमें जिक्र करना पड़ेगा कि किस मंथ के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आप क्लेम कर रही हैं। कोर्ट वहाँ पर सबसे पहले ये देखती है कि वो जो आप पर्टिकुलर मंथ का मेंटेनेंस का अमाउंट क्लेम कर रही है क्या वो 1 साल के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर वो 1 साल के अंदर आ रहा है तब तो वेल एंड गुड, और अगर वो 1 साल के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी भी मंथ का मेंटेनेंस का अमाउंट ड्यू है और अगर आप उसकी रिकवरी करवानी है तो उस मंथ से लेके अगले कैलेंडर ईयर के 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन में आपको उस पर्टिकुलर मंथ का भी जिक्र करना होगा। और कोर्ट वहाँ पर सबसे पहले ये देखेगी कि वेदर दिस एप्लीकेशन कम्स विद इन द परव्यू ऑफ लिमिटेशन और नॉट। अगर लिमिटेशन 1 साल के अंदर अंदर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके केस में सुनवाई होगी, और नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है आपकी उस एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी कही गई है कि जब कभी भी नॉर्मली
हस्बैंड को ऑर्डर होता है, क्योंकि जब कभी भी हमारे सामने 125 की एप्लीकेशन आती है या हमारे सामने एक शब्द आता है मेंटेनेंस का, तो हो ना हो हमारे सामने अचानक से ही एक पति की इमेज निकल कर सामने आ जाती है। अच्छा, मेंटेनेंस है तो ज़रूर पत्नी ने पति के खिलाफ ही मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की होगी। हालांकि यहाँ पर 125 के जो क्लॉजेस है वहाँ पर एनी पर्सन का जिक्र किया गया है। वहाँ पर वो पेरेंट्स भी हो सकता है, गार्जियन भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाती है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो हस्बैंड सबसे पहले कोर्ट में आकर माफ़ी मांगता और कहता है कि हुजूर, मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ और मैं इसको मेंटेनेंस देने के लिए भी तैयार हूँ। आप बस इनसे ये कह दीजिए कि मेरे साथ मेरे घर में रहें। अब कोर्ट लेडी से भी पूछेगा, अर्थात उसकी पत्नी से भी पूछेगा कि क्या आप इनके साथ रहना चाहती हैं। अगर वाइफ ने कह दिया कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो कोर्ट का अगला सवाल होगा, क्यों आप नहीं रहना चाहती हैं? क्या आपके पास कोई जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड है? और अगर वाइफ वहाँ पर कहती है कि हाँ, ये मेरे साथ क्रुएल्टी करते हैं, मुझे फिज़िकली और मेंटली हैरेस करते हैं, या इन्होंने किसी दूसरी औरत को अपने ही घर में लाके रखा हुआ है और उसको एक पत्नी का दर्जा देते हैं, जैसे कि मिस्ट्रेस या कंक्यूबाइन, तो कोर्ट ये मानती है कि इस आधार पर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसे माहौल में नहीं रह सकती है। और अगर इस आधार पर वो पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है और कोर्ट पत्नी को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि नो नो, इफ़ रियली यू आर विलिंग टू गेट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सो यू विल हैव टू डिसाइड विद योर हस्बैंड। नो, बिकॉज वाइफ ने जो ग्राउंड्स दिए हैं, चाहे वो फिजिकल क्रूएल्टी हो, मेंटल क्रूएल्टी हो, या उसके पति ने कोई दूसरी शादी कर ली है, या वो किसी मिस्ट्रेस या कॉन्क्यूबाइन को रख रहा है अपने घर में, तो इस आधार पर पत्नी अपने पति के साथ ना रहते हुए भी मेंटेनेंस की पूरी रूप से हकदार होगी और पति को उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी पत्नी जानबूझकर बिना किसी वजह के, या जो वजह है वो कोई रीजनेबल है ही नहीं, अपने पति से अलग रह रही है या वो अडल्ट्री में रह रही है, दैट मीन्स उसके फिजिकल रिलेशंस किसी और व्यक्ति के साथ हैं, या पति और पत्नी ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि ऐसा है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो इस आधार पर पति अपनी पत्नी को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इवन दो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इनवैलिड करार कर दिया गया है, लेकिन ये एक ग्राउंड है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के भी तहत डाइवोर्स का और मेंटेनेंस ना देने का, कि अगर आपकी वाइफ अडल्ट्री में रह रही है या वो विदाउट रीज़न रह रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, या आपने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आप उसको उसकी लाइफ जीने दीजिए और आप अपनी लाइफ जीते रहिए, तो इस आधार पर भी कोर्ट जो है हस्बैंड को कंपेल नहीं कर सकती है कि इवन दो योर वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, शी हैज़ नॉट एन वैलिड ग्राउंड, शी हैज़ नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज, डिस्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ। नो, कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर के बाद परिस्थितियां बदल भी जाती हैं, जैसे सेक्शन 125 में फाइनल ऑर्डर पास हो गया, हस्बैंड हो उसको ऑर्डर भी मिल गया कि नहीं नहीं आपको तो अपनी पत्नी को मेंटेन करना ही पड़ेगा, पति अपनी पत्नी को मेंटेन कर भी रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पति को ये पता चल रहा है कि मैं तो अपनी पत्नी को मेंटेन कर रहा हूँ उसके ख्याल को रखने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो तो अडल्ट्री में है, शी इज हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ऐसे आधार पर ऑनरेबल कोर्ट के सामने अगर ये फैक्ट निकल कर सामने आता है कि सेक्शन 125 के तहत कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था हस्बैंड को कि आप अपनी वाइफ को मेंटेन करिए, लेकिन हस्बैंड मेंटेन कर भी रहा है,
लेकिन बाद में नए फैक्ट निकल कर आते हैं और वो फैक्ट क्या है कि हिज वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री। तो इस आधार पर कोर्ट सभी फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस और प्रूफ को ध्यान में रखते हुए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था उसको कैंसिल भी कर सकती है, और कर भी क्या कर सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC। इसके अंदर 3 सेक्शंस और भी हैं जो बात करता है कि प्रोसीजर क्या है, कि वो मेंटेनेंस का अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, आपको एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी है, अपील क्या है, रिवीजन क्या है, इन सब बातों पे भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।